सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, लेकर हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम फोर्थ व्यू। और आज के मुख्य विषय होंगे गाज़ा में जो इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है, यानी ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो क्यों नहीं करेगा। और दूसरा विषय होगा इसमें कि सोने के दाम इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं और इसके पीछे के कारक क्या हैं और कितने बढ़ने की संभावना है। दोनों विषय आज इस तरह से हैं कि जियोपॉलिटिक्स को समझने में मेरे ख्याल से हमें काफ़ी आसानी होगी। तो मेरे टूटे फूटे लफ्ज़ों में इस विश्लेषण को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, इस वक्त गाज़ा की सूरत हाल ये है कि आज ईद का दिन था, और जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो तब आपके पास यानी भारत में ईद का दिन होगा। तो मैं ईद की आपको मुबारकबाद देता हूँ, और इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि गाज़ा में आज जो ईद हुई है उसमें जो गाज़ा के लोग हैं उन्होंने बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, और उन्होंने कहा सबको ईद मुबारक हो, ये ईद हमारी फ़तेह, हमारी जीत का ऐलान है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गाज़ा से इजराइल ने अपनी फ़ौजों को विड्रॉ कर लिया है, मगर अभी भी नेतन्याहू का ये कहना है कि हम रफ़ा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, हमारी जो फ़ौजें हैं वो वापस लौटेंगी और रफ़ा पर अटैक करेगी। दोस्तों, ये एक सूरत हाल समझने की आप कोशिश करें कि इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम दुनिया के द्वारा हथियार और सूचनाएं और पैसा प्रोवाइड करने के बावजूद गाज़ा के अंदर इजराइल फतेह हासिल नहीं कर पाया, बंधकों को नहीं छुड़ा पाया, कोई डील नहीं करा पाया। डील अभी भी चल रही है, और डील में जो है, जो इजरायली अखबार है वो ये कह रहे हैं कि हमने जो डील दी है 1.5 लाख से ज़्यादा जो उत्तर गाज़ा के लोग हैं हम उनको वापस जाने देंगे, बदले में आप हॉस्टेज को छोड़ दें। मगर उन्हीं का अखबार ये भी कहता है कि हमास इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमास की तरफ से बयान जारी किया जाता है कि हम जो चाहते हैं डिस्कस करना, या जो कुछ हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट में होना चाहिए, वो कुछ एग्रीमेंट में है नहीं, यानी कि बातचीत चल रही है और लगातार अपनी तरफ से चाहे वो दबाव में या फिर जो इंटरनल दबाव इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर है उसको और अमेरिकी दबाव को, दोनों को मिलाकर देखा जाए कि वो किसी न किसी तरीके से प्रपोज़ल भेज रहा है, और प्रपोज़ल भेज के शांति समझौते पर आने की बात करता है। ये तो कहता है कि मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमास को हम ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक हम युद्ध बंद नहीं करेंगे। मगर आप जानते हैं कि 6 महीने मुकम्मल तौर पर गुजर चुके हैं। गाज़ा में कोई भी अपना मकसद हासिल इजराइल नहीं कर पाया, सिवाय इसके कि मकान तोड़ दिए और तमाम जो है मासूमों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया। और आज के हमले में एक और अपडेट मैं आपको देता चलूं कि जो पॉलिटिकल विंग के जो अध्यक्ष हैं इस्माइल हानिया, आज एक हमले में टारगेट करके इजरायली फोर्सेस ने हानिया के 3 बेटे और 1 पोते को शहीद कर दिया। तो यानी जारियत से इजराइल बाज आ रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आज भी हमले कर रहा है और गाज़ा में बड़े अधिकारियों को भी निशाना बनाकर मार रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाज़ा में से किसी स्ट्रेटेजिक या रणनीति के तहत जो है इजराइल ने फोर्सेस को वापस लिया है। ये बात बिल्कुल आज का हमला ये वाज़े कर देता है कि इजरायली फोर्सेस गाज़ा में ठहर नहीं पा रही हैं, उनको लगातार, क्योंकि कल भी 11 IDF के जो इनके फौजी थे उनको उड़ाया था गाज़ा वासियों ने, और वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हम युद्ध करते रहेंगे। यानी कि हमास को ख़त्म करने की तो भूल जाएं। यानी जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इजराइल खुद नहीं लड़ पा रहा है, हमास, हिजबुल्लाह और हौतीस के सामने टिक नहीं पा रहा है, और जो कुछ ईरान समर्थित मिलिशिया है उसकी जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ हैं उसके सामने अपने आप को नहीं बचा पा रहा। इसीलिए वो जो है मासूमों को और लगातार जो है जो इनोसेंट्स हैं उनको टारगेट करता है, क्योंकि दुनिया में ये एक पैगाम जाता है कि इजराइल बड़ी जीत हासिल कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ बच्चों को और औरतों को मार रहा है। इस पर वो फोर्सेस जो हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस, इंटरनेशनल जो है डिप्लोमेटिक कॉर्नर्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं और कहते हैं भाई युद्ध को रोका जाए। अगर समझिएगा, अगर मान लिया इजराइल यहाँ पर मासूमों को और डॉक्टरों को, अस्पतालों को और ज़मीनी तौर पर जो आम लोगों के घर हैं उनको तो ना तोड़े,
तो क्योंकि गाज़ा में लड़ने वाले लड़ाके तो इनसे एक कदम न पीछे हट रहे हैं, न हार रहे हैं, न इनसे मात खा रहे हैं, इनके मरकबा, इनके तमाम हथियारों का डब्बा बना दिया है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि इजराइल की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि उनकी अपनी जनता शायद इजराइल छोड़ के भाग जाएगी। और वो चूँकि युद्ध विराम के लिए हमास के लोग कहेंगे नहीं, ऐसी सूरत में जब तक उनके परिवार, उनके घर, उनके बच्चों को इजराइल मारना बंद नहीं करेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तमाम जो कवानीन है ये उसका वायलेशन है और उस वायलेशन को ये लगातार करता चला जा रहा है। दोस्तों, जो आज भी ईद के दिन जो जज्बा, जो हालात गाज़ा के लोगों के, आम लोगों के और गाज़ा के लड़ाकों के जो चेहरों पर देखी जा रही है, वो कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि वो इजराइल से किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार हैं। और वो ये कहते हैं कि आज की ईद हमारी जीत की ज़मानत है और हम अपनी ज़मीन जीतेंगे। तो ये बात बड़े अच्छे से इजराइल समझ गया है कि युद्ध अगर और लंबा जाता है तो फिर इजराइल की अपनी जनता जिस कदर नेतन्याहू के और वहाँ की सरकार के पीछे पड़ी है, उसके सामने नेतन्याहू का टिका रहना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ इजराइल ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से अमेरिका को इस युद्ध में लाया जाए और ईरान के साथ भिड़ा दिया जाए। यही वजह है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं जियोपॉलिटिक्स के उस खेल को जिसे समझना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। मेरा ये मानना है, आप क्या मानते हैं वो आप देखें। यहाँ चाइना और रशिया का एक सीधा सीधा सा खेल है और वो ये है कि रशिया और चाइना इस युद्ध को और लंबा खींचना चाहते हैं। चूँकि यहाँ एक बात और आप गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह डटा खड़ा है, हमास के लड़ाके डटे खड़े हैं, मिलिशिया डटा खड़ा है। अगर कोई नज़र नहीं आ रहा है तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा है तथाकथित इस्लामिक देश। और तुर्की की जो आज हालत इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो रजब तैयब एर्दोगान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, यानी कि उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म होता जा रहा है और वहाँ पर इस तरह के आर्टिकल लिखे जाने लगे हैं, कहावतें प्रचलन में आ चुकी हैं कि न पैसे मिले न शहद मिला। तो उसका मतलब ये है कि ना जो हमने इस्लाम का एक रुख किया था और उसका जो हम नतीजे चाहते थे, यानी हम दुनिया पर अपना एक खिलाफत के तौर पर राज चाहते थे, उसकी तरफ कोई कदम बढ़ाया नहीं गया है। उससे हमें कुछ हासिल हुआ भी नहीं है। ऊपर से हमारा लीरा डाउन हो गया, करेंसी डाउन हो गई, ऊपर से हमारे रोज़गार बंद हो गए। क्योंकि मत भूलिएगा कि जितने व्यापार तुर्की का इजराइल माफ़ करना जो है यूरोप के साथ है, उससे ज़्यादा व्यापार जो है तुर्की का यूक्रेन के और रशिया के साथ भी एक बड़ा व्यापार है, उस पर भी असर पड़ रहा है। तुर्की के लोग यूक्रेन और रूस के अंदर एक बड़ा व्यापार, ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ करते थे। और चाइना के से पहले, यानी चाइना को जब सपोर्ट देना रशिया ने शुरू किया है, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है रशिया के अंदर तुर्की के आपको अवेलेबल होते थे। और कपड़ा मार्केट तो टोटल जो है तुर्की पर ही मुनहसर करता था। फिर फूड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी धीरे धीरे खतरे में डाल दिया। चूँकि ना तो रजब तैयब एर्दोगान जो है पश्चिमी जगत के साथ कोई बहुत बड़ा समन्वय बना पाया है और ना ही जो है रूस के साथ अपने उस जो रिश्ता था उसको कायम कर पाया है। तो यानी एक बीच की जो स्थिति अपनाई रजब तैयब एर्दोगान ने, शायद अपने पॉलिटिकल आखिरी दिनों में वो बहुत बड़ी चूक कर गए। और ये चूक इतनी बड़ी है कि उनका शायद पॉलिटिकल करियर ही ख़त्म हो जाए। मगर ये पॉलिटिकल जो मूव था रजब तैयब एर्दोगान का, ये दुनिया को एक पैगाम दे के जा रहा है। देखिए, गाज़ा के मामले में तुर्की सिर्फ एक नाटक करने की कोशिश कर रहा है कि हमने व्यापार अब तुर्की के साथ, इजराइल के साथ हम बैन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट पर बैन लगा रहे हैं। यानी जो ये कहता था आया सोफिया के या हाया सोफिया के, जो जब उन मस्जिद में तब्दील किया गया, ये रजब तैयब एर्दोगान उस वक़्त चीख कर ये कह रहा था कि अब वक्त आ गया है कि मस्जिद अक्सा को भी आज़ाद होना चाहिए। ये तमाम तासुर जो है तुर्की की जनता में गया। तो तुर्की की जनता या तो एक धार्मिक अचीवमेंट के साथ जो है वो एम्पायर के तौर पर खड़ी होती, और या फिर दूसरा ये था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फाइनेंशियली हमको स्ट्रॉन्ग कर दिया होता। दोनों मामलों में असफल हुए रजब तैयब एर्दोगान। ये असफलता सिर्फ रजब तैयब एर्दोगान की डबल या फिर उस सोच की नीति की है
कि वो चाहता है कि यूरोप के साथ उसके संबंध बने रहें। मुस्लिम जगत के भी वो देश जो आने वाले दिनों में टूरिस्ट पर यानी टूरिज़्म पर अपनी अर्थव्यवस्था को शिफ्ट करेंगे, वो देश भी, माफ़ करना ये एक बात याद रखेगा, अगर हम खनिज की बात करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिन तक बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेगा, यानी तेल का बाज़ार जो है वो ख़त्म होता हुआ चला जाएगा और बहुत जल्दी इसको रोल बैक करके समेट दिया जाएगा। उसके बाद दुनिया, यहाँ ये भी याद रखिएगा कि दुनिया आगे टूरिज़्म पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को शिफ्ट करेंगी। इसमें तुर्की का टूरिज़्म पश्चिमी जगत में काफ़ी पॉपुलर है और वो उसको गंवाना नहीं चाहता। ये आया सोफिया के विजिटर्स, उसके अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूज़ पर चढ़ाया गया था उसका एक टुकड़ा तुर्की में है, जिसकी ज़ियारत के लिए पूरी दुनिया के, यूरोप के ईसाई जो है तुर्की पहुंचते हैं। तो यानी टूरिज़्म पर भी जो उनके असर पड़ रहा है वो उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे और अरब देश भी आगे चलकर अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को टूरिज़्म पर बेस कर रहे हैं। और अगर ये टूरिज़्म पर अपनी अर्थव्यवस्था को शिफ्ट करेंगे तो यानी कि जो इस्लाम का, यानी एक सबूत मैं आपको और बताता चलूँ कि जो पार्टी रजब तैयब अर्दोगान को हरा रही है वो कम इस्लामिस्ट है, यानी इस्लामी वैल्यूज़ को तो मानती है, विरोध तो नहीं करती है, मगर वो किसी को इस्लाम या इस्लामिक होने के लिए दावत भी नहीं देती है। तो ऐसी सूरत में ऐसी पार्टी का तुर्की में जीतना अरब जगत में, अरब जगत जॉर्डन को छोड़कर, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी हो, बहरीन हो, इन तमाम देशों में जो है जो सऊदी समर्थित है, उनमें जनता का में कोई जोश या रोष या उबाल नहीं देखा जाना, ये इस बात का घोतक है और प्रमाण है कि आने वाली दुनिया एक टूरिज़्म बेस होगी और दुनिया में एक लिबरल इस्लाम का चेहरा इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। और ये इतना लिबरल होगा कि जिसमें इस टूरिज़्म में पश्चिमी जगत और यूरोपीय जगत और उसके अलावा पूर्वी जगत, रशियन और एशियन, इन सभी से लोगों को जो है इनवाइट किया जाएगा और इनके मतलब आकर्षण के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो सब किया जाएगा और वो सब एंटरटेनमेंट होता है, आप जानते हैं। अब वो खुला माहौल, खुला बाज़ार, अब आप वो दिन जो है इस्लाम की रूपरेखा बदलने की शुरुआत हो चुकी है। ईरान ज़रूर ये कोशिश करेगा कि वो किसी न किसी तरीके से एक कट्टर इस्लामिक चेहरे के तौर पर खड़ा रहे, बना रहे, और कुछ देश, कुछ छोटे मोटे टुकड़े जो है ईरान के साथ जो है वो जुड़ने की, कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। बाकी देश जो हैं, जिस तरह आपको रशियन मुस्लिम देखने को मिलते हैं, जिस तरह आपको तुर्की के मुस्लिम देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से आपको उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, एक पूरा पूरा बेल्ट है, वो एक वो जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको क्रिश्चियनिटी में और मुसलमानों के बीच में, और उनके कार्यशैली और उनके पहनावे के बीच में। तो वो सब कुछ जो है आगे आने वाली दुनिया में आपको शायद जो है अरबों में भी देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे देश जो हैं वो ज़रूर एक इस्लामिक चेहरे के तौर पर बचे रहने की कोशिश करेंगे, और ये बचाने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि रूस और चीन जो हैं वो जो आ रहे हैं दोस्तों आगे बढ़कर, वो ये बात समझते हैं कि दुनिया में धर्म की जो महत्ता है, धर्म का जो एक टूल है, इसको लेकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है और इसमें बहुत कुछ जियोपॉलिटिक्स में इसके गेम हो सकते हैं। मैं आगे, अगर आप इसमें मेरे नोटिफिकेशन में आप लिखेंगे कि मैं उन टूल्स को, उन तरीक़ों पर जिक्र करूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में आकर लिखना होगा कि आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं और क्या संभावनाएं हैं। मैं दोस्तों एक मुख्तसर सा शायद प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ईरान को डायरेक्ट हमला करने से रशिया चाइना रोकेगा, क्योंकि मुस्लिम जगत यहाँ सहयोग करने नहीं आने वाला है, और अपने आर्थिक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रशिया और चाइना ईरान का इस्तेमाल करेंगे। गाज़ा ज़रूर फतेह होगा, इजरायली बहुत ज़्यादा स्टेबलियान नहीं रह पाएंगे और निज़ाम जो है वो चेंज होगा, और शायद अगली दुनिया को इस्लामिक तौर पर लीड करने के लिए गाज़ावासी भी तैयार होंगे। ईरान के साथ सहयोग किया जाएगा। ये एक खेल शुरू हो रहा है जिसमें आप देखेंगे कि इजराइल की तमाम चाल जो है वो फिनिश हो जाएंगी। मेरे ख्याल से आज प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। मैं गोल्ड भी आपसे वादा किया है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, जिससे आपको गोल्ड के बारे में ताज़ा सूरत हाल पता चल जाए। दोस्तों, जो
आप देख रहे हैं गोल्ड के रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, ये अचानक कोई चमत्कार हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 6 साल पहले मैंने एक खाका खींचा था जिसमें मैंने बताया था कि चाइना के अंदर जो ट्रेजरी बॉन्ड है अमेरिका के, वो काफ़ी तौर पर खरीदे जा रहे हैं। उनकी लगातार जो अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहा है चाइना, उसका मैक्सिमम जो है वो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और उसकी पॉलिसी ये है कि जब एक वक्त आएगा जब डॉलर के राज को ख़त्म करना होगा तो धीरे धीरे करके, ताकि एकदम ब्लास्ट ना हो जाए, धीरे धीरे करके ट्रेजरी बॉन्ड बेचना शुरू करेगा और उसके बदले चाइना गोल्ड को अपने यहाँ स्टोरेज करेगा। तो दोस्तों, इस वक्त रशिया और चाइना के सेंट्रल बैंक जो हैं वो बड़ी तेज़ी से फिजिकल गोल्ड जो है वो फिजिकल गोल्ड परचेज कर रहे हैं और वहाँ के पब्लिक के लोग भी फिजिकल गोल्ड जो है वो स्टोरेज कर रहे हैं। और ये स्टोरेज होने की वजह से जो डॉलर एक्सेस है, इसमें एक लंबी कहानी है। ये बात रशिया और चाइना के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बहुत अच्छे से जानते थे कि वो जो एक गोल्ड का वादा बाज़ार 1971 के बाद जिस तरीके से शुरू हुआ था, वो एक वादा बाज़ार यानी शुरू हुआ कि आपसे वादा कर लिया, गोल्ड कहीं है नहीं फिजिकल, आपसे एक वादा बाज़ार में तय कर लिया कि चलो आपका 5 किलो सोना आप खरीद लें और उसके लिए भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जो बढ़ेगा या घटेगा एक निश्चित अमाउंट आज आप हमको दे दीजिए, अगर आपके बढ़े तो हम आपको प्लस करके दे देंगे और आपका पैसा घटा तो हम उसी पर आपको वापस करके दे देंगे। यानी कि आप जो है करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लेते थे कुछ हज़ार रुपए में, और कुछ हज़ार रुपए में यानी कुछ 1 लाख 2 लाख रुपए में आप करोड़ों रुपए का गोल्ड खरीदते और बेचते थे। यानी करेंसियाँ उसके बदले छपती गई। वादा बाज़ार में जितने का कारोबार किया जा रहा था उतना गोल्ड न तो बाज़ार में गोल्ड था और ना ही उस करेंसी के बदले कुछ था। करेंसी प्रिंट होती चली गई, गोल्ड के रेट जो है उसी हिसाब से महंगे होते चले गए क्योंकि फिजिकल गोल्ड जो है वो कम था। और धीरे धीरे चाइना ने इस जो पिटारे को रशिया के और चाइना की स्ट्रेटेजी ने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। अब ये वादा बाज़ार इसलिए ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा कि आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ट्रेजरी बॉन्ड यानी कि डॉलर वो निकाल रहे हैं और डॉलर के बदले वो कुछ और नहीं खरीद रहे हैं उनसे, वो सीधे गोल्ड ले रहे हैं। और गोल्ड वो ले रहे हैं लंदन के इलाके से और वो स्विट्ज़रलैंड से फिजिकल लोड होकर जो है चाइना और रशिया जा रहा है और अमेरिका से फिजिकल लोड होकर रशिया और चाइना जा रहा है। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है गोल्ड की, यानी कि डॉलर का डी डॉलराइजेशन करने के लिए जो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड इतने दिनों तक चाइना ने इकट्ठे किए थे और 6 साल पहले मैंने इसकी सूचना आपको दी थी, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में चूंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो डॉलर के लगभग इसलिए ख़त्म होती चली जाएगी। आप जानते हैं कि यूक्रेन में अमेरिका ने अपनी दादागिरी, अपनी जो ताकत है उसको साबित करने के लिए रूस के साथ एक लंबी जंग लड़ी जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। आज की स्थिति ये हो गई है कि यूक्रेन के लड़ाकों को ईरान से जब्त किए हुए हथियार अमेरिका भेज रहा है कि आपको जो है रूस के साथ लड़ने के लिए ईरान के हथियार आप भी ले लो, क्योंकि ऑलरेडी रशिया भी ईरान के हथियार ले रहा है। तो दोस्तों, यहाँ समझने की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री ईरान हथियारों की दुनिया में इतने आगे पहुँच गया है कि अपने हथियारों पर भरोसा न करते हुए अमेरिका भी जो जब्त किए हुए ईरान के हथियार है वो यूक्रेन को लड़ने के लिए दे रहा है। तो दुनिया बदल चुकी है, ताकत शिफ्ट हो गई है। मगर चूंकि तमाम अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स न कर जाएं, चीज़ें मैक्सिमम बची रहें और जो एक कम्युनिज्म का सिद्धांत है उसको शिफ्ट करने में जितनी आसानी और स्मूथली रशिया और चाइना जैसे थिंक टैंक कर सकते हैं उतनी स्मूथली उसे करने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर येलेन जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थी अमेरिका की, वो पहुंचती है चाइना और चाइना पहुंच के कोशिश करती है कि तुम ट्रेजरी बॉन्ड क्यों बेच रहे हो। अब देखिए सामने क्या बात कही जाती है क्या नहीं कही जाती है ये आप जानते हैं कि वो कुछ और बातें होती हैं, और जो असल मुद्दा होता है वो 2 लफ्ज़ों का होता है। तो ट्रेजरी बॉन्ड पर बनाने की कि अभी आप डॉलर को बाहर मार्केट में मत निकालिए, ताकि उसके बदले अगर आप गोल्ड प्रिजर्व करेंगे तो फिर पूरी दुनिया में गोल्ड की शॉर्टेज हो जाएगी, गोल्ड के रेट बहुत आसमान तक चले जाएंगे और डॉलर की कीमत गिर जाएगी। यानी डॉलर की कीमत वैसे ही गिर रही है। आप समझ सकते हैं कि डॉलर के अगर रेट डॉलर में, क्योंकि ये पश्चिमी जगत ही गोल्ड को लंदन से और यूएस से कंट्रोल करता है,
यहाँ सेटलमेंट बैंक्स जो होते हैं वो उस वैल्यूज़ को देखते हैं कि अब गोल्ड कितना बचा है और फालतू छपी हुई जो करेंसी है वो कितनी बाज़ार में है, जिसकी मैं पहले बहुत सारी व्याख्याएं कर चुका हूँ। ये वो करेंसी जो डॉलर, नकली डॉलर छाप छाप कर मार्केट में फेंके थे अमेरिका ने, अब वो उसके गले में पड़ने जा रहे हैं। यानी जितने डॉलर में गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। असल में क्या है, ये डॉलर के रेट गिर रहे हैं। और यूक्रेन के अगर आप देखें, रशिया के अंदर इस वक्त और चाइना के अंदर जो है बड़ी तेज़ी से डॉलर के रेट नीचे जा रहे हैं। वो अलग बात है कि भारत में ऊपर आ रहे हैं। तो ये भारत की नीति और आर्थिक विषयों पर काम करने वालों की जिम्मेदारी है, वो सोचें कि वो उनकी नीतियाँ सही है या गलत है। मैं सिर्फ पूरे भू राजनीति के परिदृश्य पर बात कर रहा हूँ। यहाँ ये समझने की बात है आपको कि बेसिकली यहाँ जो शरे पर्दा बात की गई है कि येलेन द्वारा चाइना को कहा गया कि आप जो व्यापार जो कर रहे हैं, सब्सिडाइज अपने लोगों को जो कर रहे हैं, और जो एक्सेस मटेरियल आपका मार्केट में जा रहा है सस्ते दामों पर, उससे हमारे इंडस्ट्री, हमारा बाजार बैठ जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। धमकी देने की भी कोशिश की गई है और ट्रेजरी बॉन्ड को निकालने को रोकने की भी कोशिश की गई है। ये वही अमेरिका है जिसने खुली हवा के नाम पर यूएसएसआर में गोर्बाचोव को उस वक्त जो है अपने साथ मिलाया और अपने जो प्रोडक्ट्स है वो रशिया तक पहुंचाया और खुले बाज़ार को ओपन किया। उसके बदले में ये हुआ कि रशिया यूएसएसआर टूटकर बिखर गया। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर खुले बाज़ार के लिए दबाव बनाने वाला अमेरिका अब चीन के साथ कहता है कि खुला बाज़ार नहीं होना चाहिए, आप एक कोटा बना लीजिए, एक लिमिटेड बना लीजिए, आप एक्सेस मार्केट में माल नहीं फेंकिए, ये और सस्ता माल आप मत दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आने के बजाय वो कंट्रोल सिस्टम में चाहता है कि अब आप हमारे साथ समझौता कर लो, आप इस तरह ओपन बाज़ार में जो है नहीं उतर सकते। ये वही देश है जो पूरी दुनिया पर दबाव बनाता था कि अपने यहाँ खुले बाज़ार लाओ, खुले ओपन लाओ, सबको हमें कारोबार करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। तो ये इस पर एक मेरे ख्याल से बहुत लंबे प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इस खुले बाज़ार और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और उसके जो रेट बढ़ाने के इनके तरीके हैं, 300 सालों के अंदर जो है इस यूरोपियन कल्चर ने और उद्योगी जगत ने जिस तरीके से एशियन को, अफ्रीकन्स को अपना गुलाम बनाया, इनको कब्ज़े में लिया, इन पर राज किया, वो एक खेल है। उस पर भी ज़रूर कभी ना कभी बात करेंगे। मगर अभी की सूरत हाल ये है कि ये लड़ाई कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म थी। तो इसमें चाइना ने उनको ये जानकारी दी है कि देखिए, हम मार्क्सवादी सिद्धांत पर चलते हैं और आपको भी मार्क्सवादी सिद्धांत ही अपनाना चाहिए। यानी कि आज स्थिति ये आ गई है, सीधे सीधे कैपिटलिज्म को कम्युनलिज्म जो है वो कम्युनिज्म जो है वो एक चुनौती दे चुका है और चुनौती जीतने के करीब जा रहा है। यानी डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत को उन्होंने बारीकी से पकड़ लिया है और मार्केट में जो है सप्लाई बढ़ाकर चीज़ों को सस्ता किए जा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, हर हाथ तक हर सुविधा पहुंचाना होता है। इसीलिए आपके हाथों में भी हर सुविधा अवेलेबल है। चूँकि कम्युनिज्म जिंदा है और कैपिटलिज्म होता तो चंद लोग, यानी कि वो सिर्फ 35% लोगों को सक्षम बनाते हैं और 65% लोगों को दास बनाते हैं, उनका दास बनाकर उनके पसीने को इकट्ठा करवाते हैं और फिर उस पर ऐश करते हैं। तो वो निज़ाम अब टूट गया है, वो दौर अब ख़त्म हो गया है और अब इस वो युद्ध को, व्यापार युद्ध को भी अमेरिका और पश्चिमी जगत हार चुका है और फिजिकल युद्ध को भी हारने जा रहा है। तो यानी कुल मिलाकर ये है कि अभी नज़दीक में जिनके पास अभी अमेरिकन डॉलर्स होंगे वो मैक्सिमम गोल्ड अपने यहाँ स्टोरेज करने की कोशिश करेंगे। फिजिकल गोल्ड कम है और मार्केट में उसके वादा बाजार के, ड्रामेबाजियों के और तमाम सट्टेबाजियों के इन्होंने जो करेंसियाँ छापी हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से गोल्ड के और रेट इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि अब ये जो वादा बाज़ार है, इसके अलावा जो आप वर्चुअल बाज़ार अभी सुन रहे हैं, ये कुछ दिनों का मेहमान है। वापस दुनिया फिजिकल चीज़ों पर लौटेगी और फिजिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों पर लौटेगी। यानी कि कैपिटलिज्म का दौर और उसकी सदी समाप्त हो गई है, कम्युनिज़्म की सदी शुरू हो रही है। और कम्युनिज़्म की सदी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक आपने एक जगत जो है वो क्रिश्चियनिटी का लिबरल देखा है, दूसरा आपने जो है इस्लामी जगत का एक कट्टर चेहरा भी देखा है, दूसरा आपने ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल करते हुए लोग भी देखे हैं। कुल मिलाकर धर्म का जो राज है वो लगभग अब जो है वो वापसी के दौर पर शुरू करेगा और अब जो कम धर्म वाले लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे और जो ज़्यादा धर्म वाले लोग
लोग हैं, या तो फिर वो मैदान उन्हें छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा या फिर खुद छोड़कर भाग चुके होंगे। लोगों की ज़हनियत को बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये जो कुछ है ये आपका है और आप कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इस पर यानी कम धर्म के लोगों का राज शुरू होने जा रहा है, इस पर फिर कभी ज़िंदा रहे तो लंबा प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम शायद काफ़ी लंबा हो गया है। इजाज़त दीजिए, ईद मनाइए, दुआएं दीजिए और गाज़ा के मासूमों के लिए दुआएं कीजिए। हो सके तो कम खर्च कीजिए और कोशिश करिए कि जो है ज़रूरतमंदों तक अपना माल पहुंचा सको। खुदा हाफिज़।